friends, this is lecture number 6 from chapter number 19 and topic for discussion is development of chick. Dear students, इस टॉपिक में जो चीज़ें डिस्कस करनी है उसमें पहली चीज़ ये है कि जो डेवलपमेंट ऑफ चिक का प्रोसेस है उसके स्टेजेस। पॉइंट नंबर सेकंड, स्टेजेस को स्टडी करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो एग है उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे और इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड चंद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसा कि जब डेवलपमेंट हो रही होगी, जब ऑर्गन की फॉर्मेशन होगी, उस वक्त वेस्ट मटेरियल्स भी बनेंगे और गैसेस की जो एक्सचेंज होगा वो भी रिक्वायरमेंट होगी। तो वो जो एग के अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस है उस वक्त गैसेस का तबादला किस तरह से हो रहा होगा। दूसरी बात, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो कैसे एक्सचेंज होंगे, वो कहाँ पर जाएंगे। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि होम्योस्टेसिस को कैसे मेंटेन किया जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम हर एक स्टेप को सीक्वेंस वाइज देखेंगे और स्टेप को स्टडी करने के बाद उसकी 3 डायमेंशनल जो एनिमेशन होगी उसको भी देखेंगे, उससे भी देख के स्टडी करेंगे और एट द एंड हम क्या करेंगे, जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज होंगे उस टॉपिक से, उस स्टेप से रिलेटेड वो ऐड कर देंगे, वो आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ चिक की, तो उससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कौन सा हो रहा होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, यानी कि स्पर्म और एग सेल जो फ्यूज़ होंगे वो कहाँ पर होंगे, बॉडी के अंदर होंगे। और बॉडी के अंदर डियर स्टूडेंट्स कहाँ पर फ्यूज़ होंगे, वो फ्यूज़ होंगे ओविडक्ट के अंदर फ्यूज़ हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ओविडक्ट के अंदर फ्यूजन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, वो यूट्रस के अंदर आ जाएगा। और यूट्रस के अंदर होंगे शेल ग्लैंड्स, और वो जो शेल ग्लैंड्स होंगे वो उस एग के इर्द गिर्द क्या बना देंगे, शेल ऐड कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इनको नाम देंगे ओविपेरस का, बिकॉज ये ऐसे एनिमल्स होंगे जो जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इंटरनल हो रहा है, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो क्या करेंगे, दे ले शेल्ड एग्स। तो ऐसे जानदार, जैसा कि बर्ड्स के बारे में बात कर लें या रेप्टाइल्स की बात कर लें, तो वो क्या करते हैं, हमेशा उनमें क्या होगा डियर स्टूडेंट्स के फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, उसके बाद वो क्या करेंगे, दे ले शेल्ड एग। और ऐसे प्रोसेस को, ऐसे एनिमल्स को हम क्या नाम दे देंगे, ओविपेरस का नाम दे देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब उन्होंने एक शेल्ड एग को ले कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट कि आपको बाहर की जानिब एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग दिखेगी, एक शेल मिलेगा उसको। वो जो शेल होगा डियर स्टूडेंट्स, वो शेल मिलके बना होगा कैल्शियम कार्बोनेट से। वो किस चीज़ से मिलके बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से। उसके बाद अंदर की साइड पर आपको वाइट कलर की एक प्रोटीन देखने को मिलेगा जिसको हम एग वाइट बोलते हैं, या हम उसका सेकेंड नेम होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। और ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, ये इस एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम ये होता है कि ये थर्मल यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। यानी कि जब यहाँ पर ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, ये नेक्स्ट जो स्टेप्स प्रोसीड करेंगे, उसके दौरान टेम्परेचर को मेंटेन रखना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप और पॉइंट है, और उसको मेंटेन करने में किसका मेन रोल होगा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, एल्ब्यूमिन प्रोटीन यहाँ पर जो आपके पास यॉक होगा, सेंटर के अंदर आपको येलो कलर के अंदर यॉक दिखाई देगा। और डियर स्टूडेंट, जो यॉक होगा, यॉक के बाहर वाली साइड पर एक मेम्ब्रेन होगी जिसका नाम होगा वाइटलिन मेम्ब्रेन। क्या नाम होगा, वाइटलिन मेम्ब्रेन। और इस वाइटलिन मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि ये यॉक को कवर करके रखता है। और दूसरा पॉइंट, जो वाइटलिन मेम्ब्रेन होता है, ये यॉक को सेपरेट कर देगा एग वाइट से। किससे सेपरेट कर रहा होगा, एग वाइट से बिल्कुल सेपरेट कर देता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस एग की एक साइड पर देखें तो एक साइड पर आपको देखने को मिलेगी एयर सैक। अब एयर सैक का यहाँ पर क्या रोल होता है वो अभी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि जो गैसेस का तबादला है वो कैसे हो रहा है, यानी कि हाउ द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर इनके इर्द गिर्द क्या होगा, शेल होगा। और वो जो शेल है वो किस चीज़ से मिलकर बना, डैट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि वो जो शेल होगा, उस शेल के अंदर 7000 पोर्स मौजूद होते हैं। वो जो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होगा, उस शेल के अंदर कितने पोर्स मौजूद होंगे, 7000
पोर्स मौजूद होते हैं और वो जो 7000 पोर्स मौजूद होंगे उन पोर्स के ज़रिए से रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होगा वो प्रोसीड करता रहेगा। और जो साइड पर आपको एयर की जो सैक है, या आप एग पॉकेट का नाम देते हैं या एयर पॉकेट का नाम दे देते हैं हम, तो डियर स्टूडेंट्स उसका काम भी यही होता है कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा उसके दौरान उसने हेल्प करना होता है बस, और इसका कोई काम नहीं होता। सेकंड पॉइंट डियर स्टूडेंट्स के यहाँ पर जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स वो वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं यूरिया की फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म के अंदर बनेंगे? यूरिया की फॉर्म के अंदर। अब यूरिया अगर यहाँ पर वेस्ट मटेरियल बन रहा है तो वो कहाँ पर जाएगा? तो डियर स्टूडेंट्स यूरिया को संभालने का जो काम होता है वो होता है कैम के पास। कैम एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम नाम देते हैं कोरियोएलेंटोइस मेम्ब्रेन। कोरियोएलेंटस मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन होगी ये मेसोडर्मल सेल से बनेगी। अब मेसोडर्मल सेल्स आप यहाँ पर जब स्टेजेस पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मेसोडर्मल सेल्स क्या होते हैं, लेकिन अभी आप ये याद रखें कि जो वेस्ट मटेरियल्स बन रहे हैं उस वेस्ट मटेरियल्स में क्या है कि वहाँ पर एक मेम्ब्रेन है जिसे हम कैम कहते हैं या फिर कोरियोएलेंटस मेम्ब्रेन होगा, और जितना भी यूरिया होगा वो यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा। अब तीसरा पॉइंट, अगर वो यानी कि जब ग्रोथ हो रही होगी, यानी कि जब ये तमाम स्टेजेस प्रोसीड करेंगे, जब न्यूरोलेशन यानी कि ब्रेन के फॉर्मेशन होगी, उस वक्त खुराक कहाँ से मिल रही होगी? तो डियर स्टूडेंट्स जो खुराक होगी वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? वो यॉक प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यॉक के अंदर क्या होगी? खुराक स्टोर्ड होती है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आपने जहन में रखना है कि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो जितने भी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होगा यहाँ पर, तो डियर स्टूडेंट्स वो पूरे के पूरे यॉक के अंदर नहीं हो रहा, बल्कि यॉक का एक छोटा सा पोर्शन होता है इस तरह से ऊपर वाली साइड पर। यॉक के ऊपर वाली साइड पर एक छोटा सा पोर्शन होगा, और जितने भी डियर स्टूडेंट्स आपके पास स्टेप्स होंगे, जितने भी स्टेजेस हैं या जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स की डेवलपमेंट होनी है चिक के अंदर, वो पूरे यॉक से नहीं होगी, बल्कि कहाँ से होगी? ये जो ऊपर छोटा सा पोर्शन होगा यॉक का, हम इसको नाम देते हैं ब्लास्टोडर्म का, यहाँ से हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे जैसे हम स्टेप्स वाइज आगे की जाने प्रोसीड करते जाएंगे, उसके दौरान जो फूड होगा, फूड का जो स्टोरेज होगा वो कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे फूड का स्टोरेज कम होता होगा, उसके साथ साथ जो आपके पास एग पॉकेट है या एयर सैक है ये भी साइज में इंक्रीज होती चली जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स एक लास्ट हमारा पॉइंट रह गया, वो ये है कि यहाँ पर जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है वो कैसे मेंटेन किया जाता है, यानी कि किस तरह से होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाएगा और थर्मोरेगुलेशन को मेंटेन किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स थर्मोरेगुलेशन को मेंटेन करने में पहला जो काम है वो तो एग वाइट का है। उसके बाद दूसरा काम होता है वो होगा हैन का, यानी कि जो मुर्गी होगी वो उस अंडे के ऊपर बैठेगी और उसके टेम्परेचर को क्या करने की कोशिश करेगी? मेंटेन करने की कोशिश करेगी। और जो टेम्परेचर होता है डियर स्टूडेंट्स वो ऑलमोस्ट 36 to 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेंटेन किया जाता है, ताकि जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो प्रोसीड कर सकें। डियर स्टूडेंट्स होम्योस्टेसिस में एक तो हम टेम्परेचर की बात करते हैं, दूसरा हम बात करते हैं वहाँ पर एक्सक्रीशन की, जो आपको पता चल गया कैम का, और तीसरा हम बात करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन की। तो डियर स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होगा, तो जब यहाँ पर आयंस वगैरह की ज़रूरत होगी तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स जो शेल होगा, शेल से जितने भी आयंस होंगे यानी कि कैल्शियम के आयंस होंगे, वो तमाम आयंस या कार्बोनेट के जो आयंस होंगे वो शेल से मूव करेंगे कहाँ पर? एग पॉकेट में, और एग पॉकेट से मूव करते करते वो यॉक में आ जाएंगे, यानी कि ब्लास्टोडर्म में पहुंच के वहां पर जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस होगा या फिर पीएच का जो होगी उसको क्या कर देंगे? मेंटेन कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ गया वो मेन क्वेश्चंस जो आपको एग से रिलेटेड आपके जहन में आ सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट ये है कि डियर स्टूडेंट्स हम आर्टिफिशियली तौर पर भी जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि इंक्यूबेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंक्यूबेटर्स। क्या इस्तेमाल करते हैं? इंक्यूबेटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स इंक्यूबेटर्स की मदद से हम आर्टिफिशियली तौर पर जो टेम्परेचर होगा वो मेंटेन करेंगे 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और आफ्टर द 21 डेज और 21 दिन के बाद जो चिक होगा उसकी बर्थ हो जाएगी। 21 दिन आफ्टर द 21 डेज। डियर स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं इसकी ज़रा समरी की और स्टेजेस की।
पहला यहाँ पर जो स्टेप होगा आपके पास वो होगा क्लीवेज। अब क्लीवेज होती क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक जाइगोट बन गया है। देखें जब स्पर्म सेल ने एग सेल को फर्टिलाइज किया तो उसके बाद क्या बनता है, स्पर्म सेल और एग सेल के मिलने से बनता है एक जाइगोट बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स जो जाइगोट की हम बात करते हैं तो जाइगोट के अंदर एक खास किस्म की डिवीजन हो रही होगी जो जाइगोट को डिवाइड कर देगी दो सेल के अंदर, एक से दो सेल में डिवाइड करेगी, फिर दो से चार सेल्स में डिवाइड करेगी। उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं क्लीवेज का। इस तरह से डियर स्टूडेंट क्लीवेज का प्रोसेस हो जाएगा। आफ्टर दैट जब काफ़ी सारी क्लीवेजेस हो जाएंगी, क्लीवेजेस के होने के बाद काफ़ी सारे सेल्स यहाँ पर इस तरह से जमा हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट जब काफ़ी सारे सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे हम उस स्टेज को क्या नाम दे देंगे, उसको नाम दे देंगे मरोला का। आफ्टर दैट जो मरोला होगा, मरोला के बाद डियर स्टूडेंट क्या होगा, जो सेल्स होंगे ना वो किनारों पे इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। जब सेल किनारों पे चले जाएंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, दरमियान में एक कैविटी बच जाएगी, और जब एक कैविटी बच जाएगी हम उसको नाम देंगे ब्लास्टोसील का नाम दे देंगे, ब्लास्टोसील का नाम देंगे। और उस वक्त वो जो स्टेप होगा उसको हम नाम दे देंगे ब्लास्टोला का या ब्लास्टोलेशन का नाम दे देंगे। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स तीन जर्मिनल लेयर्स बन जाएंगी, थ्री जर्मिनल लेयर्स बनेंगी आपके पास। एक होगी एपीब्लास्ट, जब आपके पास लेयर्स बन जाए ना एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, तो डियर स्टूडेंट्स वो जो स्टेप होगा वो आपके पास कौन सा होगा, वो आपके पास होगा गैस्ट्रुलेशन का। तो गैस्ट्रुलेशन के दौरान एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की डेवलपमेंट हो जाती है। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स मेसोडर्म की फॉर्मेशन में क्या होगा कि तीन जर्मिनल लेयर्स बनेंगी, एक बनेगी एक्टोडर्म, दूसरी बनती है मेसोडर्म और तीसरी बनती है आपके पास एंडोडर्म। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर तीन जर्मिनल लेयर्स इसलिए बनती हैं बिकॉज जो चिक होता है इट इज़ अ ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते, ये वेल डेवलप्ड होंगे तो इसके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब तीन जर्मिनल लेयर्स बनेंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अब जो एक्टोडर्म यहाँ पर बनेगी उस एक्टोडर्म से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एक्टोडर्म से नेक्स्ट जितने भी उसकी जो स्किन होगी वो कहाँ से डेवलप हो जाएगी, वो एक्टोडर्म से डेवलप होगी। और उसकी बॉडी में जितने भी यानी कि ऑर्गन्स वगैरह की डेवलपमेंट होनी है वो कहाँ से हो जाएगी, या ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम के वो कहाँ से होगी, मेसोडर्म से। और एंडोडर्म क्या बनाएगी, ये बना देगी एपिथेलियल लाइनिंग्स बनाती हैं, एपिथेलियल लाइनिंग्स। अब एपिथेलियल लाइनिंग्स क्या होती हैं, असल में अगर हम बात कर लेते हैं आपके सिस्टम्स की बात कर लेते हैं, हम एक्सपोज डैट के आपके डाइजेस्टिव सिस्टम या कोई और सिस्टम की अगर हम बात कर लें तो डियर स्टूडेंट्स वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उस डाइजेस्टिव सिस्टम की बाहर वाली साइड्स पे और अंदर वाली साइड पे यहाँ पर इस तरह से लाइनिंग्स मौजूद होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स वो जो लाइनिंग्स होंगी सेल्स की वो किस लेयर से बन जाएंगी, वो आपके पास बनने वाली हैं किस लेयर से, एंडोडर्म से बन जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स जब ये तीनों लेयर्स बन जाएंगी उसके बाद होगा न्यूरुलेशन का प्रोसेस। न्यूरुलेशन के प्रोसेस के दौरान क्या होगा कि डियर स्टूडेंट्स अब ब्रेन की डेवलपमेंट हो जाएगी, और ब्रेन के साथ साथ जब स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट हो जाएगी तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, उसको स्टेप को नाम दे देंगे न्यूरुलेशन का नाम दे देंगे। और न्यूरुलेशन के बाद फाइनली ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाएगी, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स। जब ऑर्गन्स बन जाएंगे आफ्टर द 21 डेज और 21 दिन के बाद क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, जो चिक होगा उसकी कंप्लीटली क्या हो जाएगी। तो दैट्स इट, दैट इज़ द आपका जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है। और जो लेक्चर नंबर सेकंड है उसके अंदर हम क्लीवेज देखेंगे, थ्री डायमेंशनल देखेंगे, एनिमेशन देखेंगे और एमसीक्यूज भी देखेंगे।